नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि थंबनेल में पीछे दिख रहा है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो नेट के संदर्भ में बात करेंगे। नेट का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट अपन बात करते हैं वो 10 तारीख इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया अच्छी बात है, नहीं भरा और वो भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। इसकी लास्ट डेट है वो बिल्कुल कल ही लास्ट डेट है। आज अपन पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और चर्चा करते हैं कि पेपर फर्स्ट है वो किस तरह से परीक्षा में आता है, इसकी क्या रणनीति रहती है और अपन क्या रणनीति बनाए ताकि इस पेपर फर्स्ट को है वो अच्छे से अपन कवर कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। काफी समय से देखा जाता है जो पेपर है वो यूजीसी नेट के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन यूजीसी ने यही जो काम है वो अपनी एक सहयोगी संस्था एनटीए है, जिसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसका नाम रहता है, उसको दे दिया है। और ये प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार है वो पूरे भारत में परीक्षा आयोजित करवाता है और 2 तरह से इसके पेपर है वो बनते रहते हैं। एक जनरल पेपर रहता है और दूसरा पेपर होता है वो अपना सब्जेक्ट का रहता है। अब इस पेपर की क्या विशेषता होती है तो इसके लिए अपन भी और समझते हैं क्या रहता है इसका पाठ्यक्रम। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है इसका जो विजन होता है कि भारत में ऐसे विद्यार्थी, ऐसे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और वो चाहते हैं कि हम लोग नेट जैसी परीक्षा दें और नेट जैसी परीक्षा देने के बाद कॉलेज में या फिर विश्वविद्यालय में अपन अपना है वो टीचिंग का काम है वो कर सकते हैं। तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही अच्छी होती हैं और ये उनका विजन होता है, ये इनका मिशन रहता है और ये परीक्षा साल में 2 बार होती है। अब फिलहाल इस साल 2024 से केंद्र सरकार ने और यूजीसी ने मिलकर कुछ इस पर चेंजेस किए, कुछ बदलाव किए हैं और उस बदलाव का जो असर है वो प्रत्येक विद्यार्थी पर पड़ा है। जो विद्यार्थी नेट नहीं कर रहे हैं, जेआरएफ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन पीएचडी करने का कहीं उनका सपना है, या फिर कह सकते हैं जिनकी उम्र हो चुकी है और वो नेट जेआरएफ से वंचित हो रहे हैं और वो पीएचडी भी करना चाह रहे हैं, तो अभी वर्तमान में ऐसा रूल किया है ऐसे विद्यार्थी जो पीएचडी भी करना चाह रहे हैं वो भी उनको नेट जैसी परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ेगा। तो इसके लिए कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो जेआरएफ के लिए बात कर रहे हैं, चाहे उसकी बात करते नेट के लिए बात करें या फिर पीएचडी में एडमिशन की बात करें भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, तो तीनों के लिए है वो बहुत ही जरूरी है और तीनों को ये एग्जाम देना रहेगा। इसमें सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं वो इस तरह से हैं कि कोई भी कैंडिडेट नेट का एग्जाम देता है और उसकी एज एज पर एज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जनरल कैंडिडेट है और उसकी उम्र 30 साल है, या कैटेगरी वाला को व्यक्ति है और उसकी उम्र 35 साल है, तो ऐसे विद्यार्थी जो हैं वो जेआरएफ अचीव कर सकते हैं। अवार्डी ऑफ द जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको जेआरएफ भी मिल सकती हैं, वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट भी हो सकते हैं। और यदि इन्होंने पीएचडी नहीं किया, वो पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं तो पीएचडी में भी एनरोल होना, यानी ऐसे कैंडिडेट वो तीनों के लिए एलिजिबल माना जा सकता है, वो तीनों के लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन कोई कैंडिडेट अपना स्कोर में कहीं न कहीं थोड़ा सा कम रह जाता है और वो पीएचडी में एंटर होना चाहता है, या फिर कह सकते हैं नेट ही करना चाहते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसने अपना जो स्कोर है वो उस लेवल पर अचीव नहीं किया है जिस पर उसको जेआरएफ मिल पाए, तो ऐसे कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हो जाएंगे और नेट क्वालिफाई जो कैंडिडेट होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएगा और पीएचडी में एडमिशन होने के लिए भी एलिजिबल हो जाए, एलिजिबिलिटी रखता है वो। अगर कोई कैंडिडेट उन दोनों के स्कोर को अचीव नहीं कर पाता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है, लेकिन ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, क्वालिफाई कर देता है, तो फिर ऐसा अभ्यर्थी वो केवल और केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेगा। वो विद्यार्थी पीएचडी ही कर सकता है, नेट और जेआरएफ दोनों उसके चीज के लिए उसमें नहीं रहेगा। यानी समझने के लिए अपन एक बात और समझ सकते हैं, जो विद्यार्थी पीजी कर चुके हैं और जिसकी उम्र जनरल कैंडिडेट के अनुसार 30 साल या 30 से कम है, कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी ऐसा है और उसकी उम्र 35 वर्ष से कम है और वो कैंडिडेट नेट का एग्जाम देते हैं और नेट में जो हायर स्कोरिंग अचीव कर देते हैं वो जेआरएफ अचीव कर सकते हैं
और जीआरएफ में अचीव होने के बाद अगर वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उनके लिए 5 साल सरकार है वो फेलोशिप है उनको प्रदान करेगी। और अगर उससे थोड़ा सा कम नंबर आ जाता है तो वो नेट के लिए एलिजिबल बन जाएंगे। हालांकि नेट पास करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, एक किसी भी उम्र में ये एग्जाम दिया जा सकता है और एक अच्छा स्कोर अचीव कर लेते हैं तो वो नेट अचीव कर सकता है। लेकिन जीआरएफ के लिए उम्र है वो बाध्यता जरूरी है, उसके लिए उम्र है वो सामान्य कैंडिडेट है तो 30 वर्ष अधिकतम, और अगर कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए अधिकतम है वो 35 वर्ष उम्र निर्धारित की गई है। और कोई ऐसा अभ्यर्थी जो दोनों के मार्क्स को अचीव नहीं कर पाता है लेकिन ठीक ठाक नंबर कह सकते हैं या एक क्वालिफाई का जो मापदंड होता है वो क्वालिफाई का मापदंड पूरा कर लेता है तो वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो सकता है। और ये केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। नेट और जीआरएफ होगी तो जीआरएफ पाने के लिए उसको 2 साल के अंदर अंदर किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो जीआरएफ का लाभ ले सकता है। अदरवाइज वो जीआरएफ का लाभ नहीं लेगा लेकिन जो सर्टिफिकेट होगा वो उसके लिए लाइफ टाइम वैलिड होगा। नेट का जो पास अभ्यर्थी होगा उसका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होगा। लेकिन जो कैंडिडेट ओनली फॉर पीएचडी के लिए एलिजिबल भी रखेगा, पीएचडी के लिए क्वालिफाई बना जाएगा, वो कैंडिडेट तीसरी कैटेगरी में जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल बाद पुनः उसकी प्रक्रिया के से गुजरना पड़ेगा। नेट है वो साल में 2 बार करवाई जाती है, जिसका जो शेड्यूल होता है वो जून महीने में होता हो, एक नवंबर दिसंबर महीने में होता है और ये 8 विषय में है। लगभग 84 सब्जेक्ट है वो इसमें आते हैं। साइंस वालों का थोड़ा सा कंसेप्ट है वो डिफरेंट होता है तो उसकी मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। और इसका जो पेपर पैटर्न होता है उस पेपर पैटर्न में अपन बात करते हैं तो 2 तरह के पेपर पैटर्न होते हैं इसमें। एक पेपर होता है आपका जनरल पेपर जिसको अपन कह सकते हैं सामान्य, और दूसरा पेपर होता है वो सब्जेक्ट का पेपर माना जाता है। और इस 2 पेपर में अपन बात करते हैं तो पेपर पहला जो होता है वो 50 क्वेश्चन का होता है और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी पूरा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। तो 100 नंबर का तो ये पेपर रहता है, क्वेश्चन की संख्या होती है इसमें 50 और इस तरह से ये पेपर है वो रहता है। और दूसरा पेपर की बात करते हैं तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 200 मार्क्स रहते हैं। अब इसमें पासिंग का क्राइटेरिया हालांकि कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं है, लेकिन कहते हैं कि इसमें पहले पेपर में 40% नंबर लाना कंपलसरी होता है तो वो क्वालिफाई की कैटेगरी में माना जाता है। और दूसरे में भी यही होता है, लेकिन क्वालिफाई होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल इंडिया में अलग अलग सब्जेक्ट की जो रैंक जाती है उस रैंक में जितना अचीव करेंगे उसी अनुपात में अपन नेट और जीआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूरे भारत में टॉप 6% ही लोगों को नेट जीआरएफ के लिए लिया जाता है, बाकी को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ आपको केवल मात्र क्वालिफाई हो जाने से कोई मतलब नहीं है, आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी तब जाके इसको क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। पेपर पहला है वो किस तरह से आता है और क्या सिलेबस रहता है, अपने को किस तरह से पढ़ाई करेंगे तो अपन इसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहले पेपर की बात करते हैं तो पहला पेपर रहता है वो जनरल पेपर माना जाता है, सामान्य ज्ञान का पेपर माना जाता है। और उस पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है और प्रत्येक यूनिट में से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें अपन देखा जाए तो इसमें मोटा मोटी 10 यूनिटें हैं और 10 यूनिट दी जाती हैं। एक यूनिट से 5 क्वेश्चन है वो इसमें आते रहते हैं। ये कहा गया है कि प्रत्येक यूनिट है उस यूनिट में से प्रश्न आपके बनेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से ज्यादा आएंगे या एक यूनिट से कम आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए इसमें लिखा गया है, बिल्कुल क्लियर बात लिखा है इन्होंने कि प्रत्येक यूनिट या मॉड्यूल में से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यानी एक यूनिट से आपके 5 प्रश्न 101% आएंगे। सभी को इक्विवेलेंट दिया गया, सभी को समान दिए, समानता के आधार पर वेटेज दिया है, समान वेटेज के आधार पर इसमें प्रश्न है वो दिए जाते हैं। तो इस संदर्भ में ये अपने को फायदा होता है कि कोई अपना वीकर पॉइंट भी होता है या इजी होता है तो भी उसको अपन आराम से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें देखते हैं तो इसका जो पेपर कोड होता है वो 00 कोड माना जाता है।
बिल्कुल ये जीरो पेपर कोड के हिसाब से माना जाता है। जीरो कोड होता है इसका, और ये सभी विद्यार्थी चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो, या फिर 84 सब्जेक्ट जो होते हैं वो कोई भी हो, लेकिन पहला पेपर सभी विषय वालों के लिए समान रहता है। ये सामान्य बात अपने को ध्यान रखनी होती है। तो इसमें शिक्षण और शोध प्रवृत्ति से अपनी क्षमता है वो जानी जाती है कि अपन शिक्षण और शोध में अपना कितना इंटरेस्ट है, अपन उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, वो सारी सामान्य जानकारी इसमें दी जाती है। तो इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है वो यही है कि शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना, यानी जो भी शोधार्थी होना जा रहा है, शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या इस परीक्षा को पास करना चाह रहा है, वो शोध की कैपेसिटी यानी रिसर्च के बारे में कितना ज्ञान रखता है, रिसर्च किस तरह से किया जा सकता है, रिसर्च की जो कैपेसिटी एपेबिलिटी होती है, इवैल्यूएशन होता है, वो किस तरह से किया जाता है, वही है वो उसके बारे में उसका नॉलेज रहता है। साथ ही शिक्षा में क्या नया हो रहा है सरकार के द्वारा, शिक्षा के वातावरण से जुड़ी कोई व्यवस्था, उसमें क्या चीज होती जा रही है, क्या नवाचार किया जा रहा है, क्या पुरानी चीजों को हटाया जा रहा है, शिक्षा में क्या नई चीज जोड़ी जाती है, उन सभी के बारे में अपने को सामान्य जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। अब इकाई पहले की बात करते क्या है, तो इकाई पहले में अपन देखते हैं, तो इसमें यह होता है इकाई पहली में से 5 क्वेश्चन कंपल्सरी रूप से आएंगे, ध्यान रखना है। ये 10 मार्क्स की रहेगी, आपके 10 नंबर की इकाई पहली रहेगी। यह है कि शिक्षण क्या है, इसका स्तर क्या होना चाहिए, आपकी समझ किस तरह की होती है, उसके बारे में बात की जाती है। जो बच्चे होते हैं एडोसेंस बच्चे, जिसको अपन किशोरावस्था कह सकते हैं, या फिर जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उसकी जो कॉग्निटिव थ्योरी किस तरह से होती है, इमोशनल थ्योरी कैसे होती है, इंडिविजुअल डिफरेंट क्या चीज होते हैं, उसके बारे में ये बात की गई है। यानी उनकी संवेदनाएं, भावात्मक विचार, ये सारे के सारे संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं। बहुत ही सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, बस अपना थोड़ा सा एक आईक्यू, एक थोड़ा सा बेसिक तरीका अगर होता है तो अपन इस प्रश्न को आराम से थोड़ा सा पढ़ के भी इसको आराम से क्लियर कर सकते हैं। कोई ज्यादा इतना डिफिकल्ट इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है। फिर आप लोगों में से बहुत से विद्यार्थी जिन्होंने बीएड की होगी और बीएड करते रहते, तो बीएड में कोई चीज पढ़ी होगी कि सहायक सामग्री क्या रहती है, आधुनिक और मॉडर्न है वो क्या चीज रहती है, आईसीटी क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। इवेल्यूशन सिस्टम क्या रहता है, हायर एजुकेशन में इवेल्यू सिस्टम क्या है। अभी आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति में जो क्रेडिट स्कोर बेस जोड़ा जाता है, वो क्रेडिट स्कोर बेस क्या रहता है वो पूछा जाता है। कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन क्या रहता है, और मूल्यांकन में नवाचार क्या होता है। जैसे आपने सीबीएसई के पैटर्न को देखा होगा, उन्होंने बिल्कुल मूल्यांकन में नवाचार है वो अपनाया हुआ है। तो अपन समझ सकते हैं कि जो बच्चों में जो मूल्यांकन किया जाता है वो उसमें नवाचार, नई चीजें क्या क्या जोड़ी गई हैं, तो उसके बारे में सामान्य जानकारी अपने को पता रहती है, और थोड़ा सा अपन देखें तो आराम से इसको क्लियर किया जा सकता है, और अपना 100% नंबर है वो पूरा पूरा मिल सकता है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरे यूनिट की, तो ये पूरा का पूरा रिसर्च से जुड़ा विषय है। अब ये जो विषय है वो कहीं ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इनके लिए पहली बार हो सकता है कि उन्होंने रिसर्च जीवन में नहीं पढ़ा हो, या पहली बार डायरेक्टली रिसर्च से होता है, तो उनके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हम मान सकते हैं। तो हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन वो बच्चे ऐसा मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो इसको शोध क्या होता है, यानी रिसर्च, अनुसंधान, ये जो चीजें क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं, इसमें जो प्रत्यक्षवाद की क्या चीज होती है, कि अप्रोच क्या होती है, रिसर्च किस अप्रोच से किया जाता है, किसी चीज को अपन बार बार खोज रहे, क्यों खोज रहे, खोजने के क्या कारण हो सकते हैं। एक ही चीज जिसके बारे में अपने को पता लग चुका है कि ऐसी हुई है, लेकिन वापस इसको अपन क्यों देखना चाह रहे हैं, ये सारे रिसर्च के पॉइंट बनने जाते हैं। अब इसमें रिसर्च कोई चीज देखी जाती है तो उसमें कई जगह प्रयोग होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रयोग कौन कौन, मतलब क्या क्या चीज रिसर्च वाली हो सकती है। कोई ऐसी होती है जो डिस्क्रिप होती है, जैसे कि इतिहास के तथ्यों के संदर्भ में बात करें तो इतिहास एक ऐसा विषय होता है जहां अपन एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप कर सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, विस्तृत बात कर सकते हैं, तो विवरणात्मक हो सकता है। ऐतिहासिकता के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा विषय है जिसकी बहुत सारी ऐतिहासिकता के बारे में बात की है, तो वो भी हो सकता है। और जो भी रिसर्च किया जाता है उसके क्या गुण हो सकते हैं, उसकी क्या मात्रा हो सकती है, अपन कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें डेटा साइज क्या लेना चाहिए, किस तरह का डेटा है वो अपन लेंगे, क्वालिटी डेटा क्या होता है, क्वांटिटी डेटा क्या होता है, इसके बारे में बेसिक बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। वो सारी की सारी अपने को जानकारी इसमें पूछी जाती है।
शोध करते हैं तो शोध के क्या स्टेप होते हैं, जैसे समस्या क्या होती है, समस्या चयन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, समस्या ले तो ली लेकिन उसको परिभाषित कैसे करी, परिभाषित भी कर दिया लेकिन उसको अपन करेंगे कैसे, कौन से स्टेप से शुरू करेंगे, डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, डेटा इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे और रिजल्ट को अप्लाई कैसे करेंगे और फिर उसको किस तरह से अपन लिख के उसको बंद करेंगे। ये सारे के सारे चीज होते हैं वो स्टेप में माने जाते हैं। ये स्टेप है वो बहुत सामान्य चीजें होती हैं जो आपको सिंपली बता दी जाएगी। फिर अपन बात करते हैं कि जो थीसिस लिखी जाती है जिसको अपन शोध प्रबंध कहें, थीसिस के एक ही बात होती है और कुछ पेपर लिखे जाते हैं उसके बारे में बात की जाती है। उस लिखने की क्या स्टाइल होती है, एपीए स्टाइल क्या होती है, एमएलएम स्टाइल क्या होती है। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किताब में ऑथर का नाम होता है, उसके पीछे उसकी पूरी डिटेल होती है, कई बार ऑथर का सरनेम आगे होता है और सन भी साथ में जुड़ा होता है। तो ये क्यों लिखा जाता है, इसकी क्या फॉर्मेटिंग होती है, क्या स्टाइल होती है, तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है और इसकी शैली को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ये रिसर्च की भाषा है, रिसर्च की भाषा रिसर्च वाले जान सकते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो लिख लेता है पर्ची पर, लेकिन अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग भी उसकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। कोई बात होती है कि ये भी एक रिसर्च की भाषा होती है, जो रिसर्च से जुड़ा व्यक्ति होगा वो इसको आराम से पकड़ सकता है, बाकी अन्य लोग इसके बारे में नहीं जानकारी रखते हैं। अब अभी प्रेजेंट में आईसीटी का जो बहुत ज्यादा योगदान है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो रिसर्च में जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है या ये कह सकते हैं सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी है, वो किस तरह से काम कर सकती हैं, उसका रिसर्च में क्या प्रयोग है। तो आप जान रहे हो अभी वर्तमान में बिना कंप्यूटर के अपन रिसर्च काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर की जरूरत रहती है, इंटरनेट की जरूरत रहती है, सोशल मीडिया की भी जरूरत रहती है, क्योंकि अपने को डेटा लेने के लिए अलग अलग फील्ड में जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग भरा काम हो जाता है। तो इसके माध्यम से अपन डेटा लेने जा सकते हैं, डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, बहुत सी जानकारी घर पे बैठे अपन जुटाई जा सकती है। तो उसका उपयोग किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अपने को जानकारी मिल सकती है कि अपने को रिसर्च से जुड़ी सारी विषय की जानकारी मिल सकती है, तो वो उसका जो प्रयोग है वो किस तरह से कर सकते हैं, उस करने का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में पूछा जाता है। और फिर बात करते हैं अपने इथिक्स की, अपनी मॉरल की, अपनी नैतिकता की। एक शोधार्थी को शोध करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या शोध का विषय है, क्या शोध अपन उस तरीके से कर रहे हैं, शोध करने के जो मापदंड है उस मापदंड को अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या अपन चोरी तो नहीं कर सकते हैं, एक क्राइम माना जाता है। जैसा आप लोगों को पता होगा कई जने हैं वो रिसर्च को बहुत इजी ले सकते हैं, लेकिन रिसर्च एक इजी विषय नहीं है, रिसर्च बहुत ही अच्छा और एक समझा जाने वाला विषय है। इसके आधार पर पूरे देश की है वो व्यवस्था टिकी होती है, सारी की सारी पॉलिसियां यहीं से बनती हैं। तो यहाँ अपने को इथिक रखना बहुत ही जरूरी है, नैतिकता रखना जरूरी है। सही मायने में किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं देश के विकास में योगदान देगा। और अगर केवल और केवल रिसर्च नाम मात्र किया जाएगा तो वो कोई काम का रिसर्च नहीं, वो डस्टबिन के बराबर माना जाएगा। तो यहाँ पर अपनी जो इथिकता होती है, नैतिकता होती है, वो रखना बहुत ही जरूरी है। और इसी से सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि अपनी शोध के प्रति अभिरुचि को जाना जा सके, अपने इंटरेस्ट को है वो मेजरमेंट किया जा सकता है, मापा जा सकता है। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि अपनी समझ क्या है। एक रिसर्च करता है कि समझ क्या होती है, उस समझ के बारे में वो पूछा जाता है। अब समझ को जानने के लिए क्या रहता है, तो कोई भी एक गद्यांश है वो दिया जाता है। जैसा आपने बहुत से एग्जाम में देखा होगा कि एक हिंदी का एक गद्यांश दिया जाता है और उसको पढ़ना होता है और पढ़कर अपने को आत्मसात करना होता है। और पढ़कर आत्मसात करते हैं तो आत्मसात करने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन का अपन जवाब है वो आराम से दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये होता है कि प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर भी उसी में है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, उस चीजों को समझना होता है। तो अगर अपन उसको समझ सकते हैं तो ये 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके सही हो सकते हैं, यानी 10 नंबर आपको सीधे से सीधे मिल सकते हैं। तो ये गद्यांश कोई भी हो सकता है, चाहे राजनीतिक परिदृश्य से हो सकता है, चाहे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हो सकता है, चाहे हिंदी की किसी कथा के माध्यम से भी कोई भी है वो गद्यांश दिया जा सकता है और इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसी में अपन बात करते हैं तो एक आता है अपना संप्रेषण। संप्रेषण यानी जिसको अपन आम संप्रेषण का मतलब है उसके बारे में समझना। संप्रेषण, संप्रेषण को कहते हैं विचारों का आदान प्रदान, ठीक है, कम्युनिकेशन इसको इंग्लिश में कह सकते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति है वो दूसरे तक कोई बात कर रहा है तो किस माध्यम से कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है। जैसे आपने किसी को मैसेज किया है, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज किया या जनरल मैसेज किया है,
लेकिन आपने मैसेज किया है, अगले वाले ने अपना मैसेज नहीं देखा है, तब तक संप्रेषण या कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा। आपने मैसेज किया, नेटवर्क सही था, मैसेज अगले के मोबाइल में गया और उसने देख लिया, सीन कर लिया, पढ़ लिया है और उसने उसका जवाब दे दिया है, तब जाके ये माना जाएगा कि आपका संप्रेषण है वो पूरा होता है। तो यही संप्रेषण कहलाता है और संप्रेषण का अर्थ है वो इसी रूप में समझ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं, ओरल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लिखित होते हैं, अलिखित भी होते हैं, इंडिकेशन भी होते हैं, जिसको संकेतांक भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे लक्षण, और इस लक्षण की मतलब सीधी सी बात है कि अगले वाले को जिस भी भाषा में आप बात कर रहे हो वो भाषा, वो शब्द या जो आप कहना चाह रहे हो वो उसको समझ में होना चाहिए। कहीं अगर अपन ऐसे जगह बैठे होते हैं वहां इशारा भी करते हैं, इशारा में भी समझ में आ जाती है, कोई उसके अभिलक्षण में माना जाता है। तो यही है वो संप्रेषण होता है। अब संप्रेषण कितना प्रभावी होता है या नहीं होता है, ये बात भी इन्होंने कही हुई है। तो प्रभावी संप्रेषण यानी आपकी बात अगले वाले ने सुन ली है, समझ ली है और उसका प्रभाव उस पर पड़ चुका है और उसने उसका जवाब दे दिया है, वही आपका प्रभाव कहलाता है। इन चीजों को कहा जाता है प्रभावी संप्रेषण। ये वाचिक भी होता है यानी भाषने वाला, गैर वाचिक यानी पढ़ने वाला भी हो सकता है और नहीं पढ़ने वाला भी हो सकता है, कल्चरल भी हो सकता है और एक ग्रुप वाला भी हो सकता है। तो ये कम्युनिकेशन के टाइप हो सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण की बाधा है, ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या कारण है जिस कम्युनिकेशन में बाधा है, वो वेरिएबल बन सकते हैं। जैसे कि भाषा, जैसे कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं होना, शब्दों का आदान प्रदान होना, सत्य हैं वो तोड़े मरोड़े जाते हैं। तो ये सारे के सारे इसके बैरियर होते हैं। इसको और डिटेल में बात करेंगे, इसके टॉपिक के विषय में आएगा तब इसकी बात करेंगे। यही सारे के सारी चीजें होती हैं। और आज का जो मीडिया है, तो सोशल मीडिया की बात करते हैं, उसी सोशल मीडिया की बात करते हैं कि सोशल मीडिया और समाज का कम्युनिकेशन को लेके, संप्रेषण को लेके क्या रोल रहता है, ये किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो उसका प्रभाव है, उसकी भूमिका है, उसका समाज में जो वातावरण है, उसी संदर्भ में इससे प्रश्न है वो सिंपली पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी अपन ध्यान दें तो इसको आराम से कर सकते हैं। फिर यूनिट 5 होती हैं वो मैथ्स वाले विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही इजी हो जाती है, ट्रिकोमेट्री वाली हो जाती हैं। और जिसका मैथ्स नहीं होता है उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि सिंपली क्वेश्चन आते हैं और सिंपली आप इसको आराम से कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तर्क क्या होते हैं, तर्क की जो कंडीशन बनती है उस कंडीशन से जुड़े कुछ प्रश्न आते हैं, संख्या से जुड़े प्रश्न आते हैं, संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रृंखला है, कूट है, रिलेशनशिप है, एक ने को देख के ये बोला, ये चित्र उसका ये लगता है, वो लगता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और फिर आगे समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज और छूट। मतलब एक बात कर सकते हो कि 7th 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको लेकर अपन आराम से 2-4 एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी समस्या है वो सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट इस संदर्भ में बात करते हैं। नेक्स्ट आता है इकाई 30 वाली, उसमें कहा युक्ति युक्त तर्क यानी लॉजिकली कुछ चीजें, लॉजिकली चीजें पूछी जाती है। अब लॉजिकल में क्या होता है कि क्या होता है लॉजिकल चीजें, क्या रिलेशन रहते हैं, औपचारिक अनौपचारिक चीजें क्या होती हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, कुछ तथ्य लक्ष्य आकृति होती है, उसका किस तरह से यूज किया जा सकता है। कुछ ऐसी युक्ति या तरीके होते हैं जो आगमनात्मक या निगमनात्मक में होते हैं। वो आगमनात्मक निगमनात्मक विधियां क्या होती हैं, इसका इवेल्यूशन क्या होता है, एक जो वैन दे रखा होता है उस वैन आरेख को किस तरह से आप निश्चित कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ये थोड़े से आपको प्रश्न है वो जनरली दिए जाते हैं। तो इसको भी अपन एक्सरसाइज में करेंगे तो आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, अब यहाँ अपन भारत के संदर्भ में थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाता है, कभी 1-2 प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो उसको अपन आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसको अपन और डिटेल से समझेंगे, अपन सिलेबस को पूरा डिस्क्राइब करेंगे और इसको समझेंगे तो उसके बारे में अपन और बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट 7वीं है आंकड़ों की व्याख्या, यानी आंकड़ों की व्याख्या किस तरह से की जा सकती है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो कोई भी आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े को अपन कैसे यूज करेंगे और उन आंकड़ों का बार बार प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि कोई आंकड़ा दिया रखा, चार्ट में दे रखा है, टेबल में दे रखा है, या फिर कोई इंडिकेशन के फॉर्म में दिया रखा है, तो उसका यूज कैसे किया जा सकता है। अगर आप रिसर्च के स्टूडेंट रहे हुए हैं तो रिसर्च में अपन जो थीसिस लिखते हैं उस थीसिस में जो अपना रिजल्ट आता है वो रिजल्ट अपन इसी फॉर्मेट में देखते हैं। चार्ट में दे सकते हैं, पाई चार्ट होता है, टेबल चार्ट होता है, रेखा चित्र भी होती रहती है। तो वही होता है, उसी के बारे में अपने को समझना पड़ता है।
आंकड़े को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, उसको व्यवस्थित क्रम में कैसे बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड जनरली कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी आंकड़े क्या होते हैं, वो बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट 8वां, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये पूरा का पूरा इंटरनेट बेस पे मॉडर्न, आज का प्रत्येक युवा प्रत्येक युवती इंटरनेट से जुड़े रहते हैं, इंटरनेट के बारे में सारी की सारी जानकारी रखते हैं। तो सारी जो चीजें पूछी जाती है वो इंटरनेट से पूछी जाती हैं। जनरली क्वेश्चन कि अभी मोबाइल में कौन सा नया एप्लीकेशन का वर्जन है वो चल रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑक्टा वगैरह जो आते हैं तो वो आते हैं। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल है, जो भी विजुअल है, ऑडियो विजुअल सिस्टम क्या होते हैं, उनकी क्या प्रोसेसिंग सिस्टम होती हैं वो पूछी जाती हैं। और हायर एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन का जो यूज किया जाता है कि क्या उपयोग है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो डिजिटल के माध्यम से घर बैठे विद्यार्थी पढ़ रहा है, आराम से पढ़ रहा है, कम समय में बहुत सारी चीजें समझ रहा है, तो सभी की सारी चीजें वो डिजिटल के माध्यम से हो चुकी है। और ये अपने प्रशासन में भी जुड़ गया है। अगर आप देखोगे तो आज हर काम प्रशासन का वो भी डिजिटल के माध्यम से जुड़ रहा है। तो ये सुशासन और प्रशासन में किस तरह से उपयोगी, वहां से भी कुछ प्रश्न है वो इसके द्वारा पूछे जा सकते हैं। जो सामान्य जानकारी अपने दैनिक जीवन से जुड़ी जो चीजें होती है वो ही अधिकतर पूछी जाती हैं। थोड़ा सा अगर अवेयर रहे तो अपन आराम से इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो जो यूनिट 9 है वो बहुत ही अच्छी यूनिट दी रखी है, और वो ये करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। यानी ये कहता है कि लोग, विकास और पर्यावरण, यानी जो जनता है, डेवलपमेंट की बार बार बातें की जा रही है, जो एनवायरनमेंट की बातें की जा रही है, वो चीज क्या होती है। तो विकास और पर्यावरण की जो बातें होती हैं उसके संबंध में किया जाता है कि विकास क्या है, विकास की डेफिनेशन क्या है, संपोषित विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, पॉल्यूशन क्या चीज रहती है, पॉल्यूशन के बारे में भारतीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर कौन कौन से ऑर्गेनाइज गठित किए जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या योगदान दिया जाता है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही एक भारत के किसी व्यक्ति ने कहा है कि एक दिन बिना प्रेस के कपड़े पहनकर अपने को ऑफिस जाना चाहिए, ताकि उससे भी कार्बन को बचाया जा सकता है, क्योंकि प्रेस अपन चलाते हैं तो उससे भी कहीं गुना लाखों गुना है वो कार्बन है वो खर्च होता है। तो उस कार्बन को थोड़ा थोड़ा करके भी बचा के अपन देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं। पॉल्यूशन आप देख रहे होंगे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, मेनी टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन। तो इस पॉल्यूशन के बारे में अपन समझ सकते हैं। और जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो फालतू की चीजें होती है, वेस्टेज, वेस्टेज में लिक्विड वेस्टेज है, बायोकेमिकल वेस्टेज है, हैजार्डपूर्ण है या इलेक्ट्रॉनिकल है। जैसे आप देख रहे हो अपन दुनिया भर के जो मोबाइल है वेस्टेज हो रहे हैं, कंप्यूटर वेस्टेज हो रहा है, तो ये सारा का सारा ई डस्ट है, वो जाके भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेट कर रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, समाज पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, समाज पर पॉलिटिकल इफेक्ट क्या हो रहा है, इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सोशल इफेक्ट क्या जा रहा है। तो उन चीजों को समझने के लिए बहुत ही काम की चीजें हो सकती हैं, और इससे जुड़े कुछ प्रश्न आता रहता है। और इससे जुड़े पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो बना था, उससे जुड़े कुछ विषय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना इसकी क्या रही है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या रहा है, रियो सम्मेलन जो हुआ था जनवरी में, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, और अंतरराष्ट्रीय सौर संधि। ये पूरा का पूरा एक ज्योग्राफिकल पार्ट माना जाता है। इसको एक ज्योग्राफी से जुड़ा शब्द है जो कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं अपन इससे जुड़े रहते हैं, और इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, और कई चीजें अपन जानते भी हैं। तो सामान्य सा थोड़ा अवेयरनेस वाला टॉपिक रहता है, इसमें भी अपन को पूरे के पूरे नंबर है वो अचीव कर सकते हैं। आराम से इसको क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हायर एजुकेशन की पॉलिसी के बारे में, कि हायर एजुकेशन है वो क्या है, इससे जुड़ी क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो ये पूछा जाता है कि हायर एजुकेशन क्या है। हायर एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कौन कौन सी संस्था है, जैसे कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी। तो यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, इससे जुड़ी संस्था है, स्वयं पाठ्यक्रम वगैरह है, मूक है। तो ये क्या क्या होते हैं, किस तरह से काम करता है, इसमें कौन उसको है वो कंट्रोलिंग करते हैं, कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में रहता है, ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या था, मॉडर्न एजुकेशन क्या रहा है, और प्रेजेंट का एजुकेशन क्या है वो है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, मूल्य शिक्षा। आजकल अपन कहीं पे देखते हैं तो वैल्यू एजुकेशन है वो डाउन होता जा रहा है, और उसकी कोई वैल्यू नहीं के बराबर रहती है। एजुकेशन है लेकिन एजुकेशन में वैल्यू नहीं है।
आज की शिक्षा है, आप कह सकते हो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कहने के लिए, लेकिन एक बेरोजगारों को पैदा करने वाली हो गई है। तो क्या ऐसी शिक्षा वैल्यू को दे रही है? कौन सी नीतियां हैं, कौन सी सुशासन है, कौन सी राजनीति और कौन सा प्रशासन, तो इस संदर्भ में नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन से संबंधित एजुकेशन से जुड़ी पॉलिसी होती है, इनसे क्वेश्चन किया जाता है। और ये टॉपिक है होता है, ये भी एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, सामान्य जागरूकता का टॉपिक होता है, और इसमें भी क्वेश्चन है वो पूरे पूरे अचीव किए जा सकते हैं। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट जो चाहे किसी भी विषय से जुड़ा विद्यार्थी हो, कोई भी विद्यार्थी जो नेट का एग्जाम दे रहा है, पीएचडी में एंट्रेंस होना चाह रहा है या जेआरएफ की कोशिश कर रहा है, तो इसमें ये नंबर जो होते हैं वो उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरह से सामान्य जानकारी के जो जुड़े प्रश्न होते हैं, ताकि उसकी मेरिट को बहुत अच्छा इफेक्टिव करते हैं, मेरिट बहुत अच्छी बन जाती है और उससे तो बहुत ज्यादा फायदा है वो मिल जाता है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में से प्रत्येक में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके 50 नंबर का मामला है। यानी अपन चाहे थोड़ी सी जानकारी रखे, अवेयर रहें, तो उसमें 50 से 50 पूरे नंबर सही करके अपन नंबर पूरे पूरे 100 नंबर ला सकते हैं। अगर सेकंड पेपर में अगर पेपर थोड़ा सा एवरेज भी आ जाता है या अपन उसमें इतना स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस पेपर का स्कोर अच्छा भी हो जाता है, तो आपकी मेरिट को जरूर ये पॉजिटिव करता है और आपका सिलेक्शन है वो जेआरएफ में या फिर नेट में हो सकता है, और दोनों में हो जाता है तो पीएचडी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जेआरएफ होना मतलब आपका पीएचडी में एडमिशन लगभग आप कंफर्म मान सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि उस समय उस 2 साल के पीरियड्स में आपके नजदीकी विश्वविद्यालय में कहाँ सीटें खाली है, वहां जाइए, फॉर्म भरिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। 5 साल सरकार आपको पूरा सहयोग करती है आर्थिक रूप से, और आप उन 5 साल में अपने करियर को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। आगे आप जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे हर एक क्लास के साथ में, और नई नई क्लास अपन इस 10 टॉपिक है वो मैं आपको क्लास से वाइज पूरा मैं ऑनलाइन करवाऊंगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन हमें चैट के माध्यम से दे सकते हैं, जिसका जवाब मैं पूरा दूंगा। धन्यवाद।